नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में, जहां पर हम लोग देखते हैं ऑफ कोर्स ज्योग्राफी ऑप्शन से रिलेटेड करंट में टॉपिक और उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपने स्टडीज़ के साथ। एनीवेज दोस्तों, एक न्यूज़ देखा था मैंने लेवेंडर कल्टीवेशन के रिलेटेड, राइट। अब ये कौन सा मिशन के अंडर आता है, कौन से कौन से डिपार्टमेंट, गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर बेसिकली एरोमा मिशंस चल रही है, राइट। एरोमा मिशन के अंडर बेसिकली ये इंश्योर किया जाता है ऐसे फूल, बेसिकली फ्लोरिकल्चर ही आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे फूल, जिसमें लेवेंडर भी वन ऑफ द फूल होता है। लेवेंडर क्या होता है पता है? ये वाला फूल देख रहे हो इस टाइप के, इसको कहते हैं लेवेंडर का कल्टीवेशन, ठीक है। अब न्यूज़ में यह था दैट कश्मीर में जो है, कश्मीर के कुछ कुछ रीजन्स में बेसिकली इसको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देख लीजिएगा पेपर 2 में एग्रीकल्चर है ना हमारा टॉपिक, वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री है ना। अब एग्रीकल्चर में तो सब कुछ आ जाता है ना भाई, है ना। एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चर भी आ जाएगा, है ना। सो उसमें अगर बाई चांस इस टाइप के, देखो मुझे पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है, बट आपको एज अ फोल्डर पॉइंट बहुत मदद कर सकता है। जैसे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं आपको, दैट नो डाउट। हम लोग इस एरोमेटिक प्लांट को क्रॉप्स को क्यों उगाना चाहते हैं, पहली बात तो ये सोचिए, ठीक है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो रीज़न है ना वो यह है दैट इससे जो मतलब वो जो तेल निकलता है ना, बेसिकली लेवेंडर ऑयल जिसको कहता है, उसका देखिए 10,000 रुपये 1 लीटर का आता है। समझ लो कितना महंगा है, ठीक है। और आपको पता है दैट सरकार का एम भी है दैट 2022 तक हमारे किसान भाइयों के जो फार्मर के इनकम है उसको डबल कर ले, ठीक है। तो सिर्फ यही क्यों अगर देखिए अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी बुक में क्या पढ़ा है, अगर आप एनसीईआरटी उठा लीजिएगा तो इसमें यह लिखा हुआ है दैट इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सैफरॉन जो है कुछ रीजन ऑफ कश्मीर में ही उगाया जाता है, राइट। बट अभी हम लोग उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, राइट। और हम लोग मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं दैट क्या हम लोग वहाँ पर सैफरन उगा सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो ऐसे ही चीज़ों को ना कलेक्शन में रखो। आपको ये खुद का नोट्स बनाना है, आप मेक श्योर कीजिए और देखिए दैट क्या इससे फ़ायदा हो रहा है। जैसे किसान के फार्मर्स, देखो ये अब जीएस में भी तो काम आ ही जा रहा है यार, है ना। आप किसान के फार्मर्स को डबल कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन को ये और भी प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप खुद सोचिए, लेवेंडर ऑयल अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगी तो इससे रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होंगे। तो कोई भी रीजन को यह ग्रोथ सेंटर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एब्सोल्युटली, ये आप स्टेपिंग स्टोन बोल सकते हो, है ना, जिसमें फ्लोरिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, राइट। और इंडस्ट्रीज का कभी भी कुछ अगर चीज़ें आ जाए तो अगेन बताइए तो माफ़ कीजिएगा यार, कौन सा मॉडल आप जोड़ सकते हैं? वेबर्स का इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, राइट। बट हाँ, उससे हम लोग ये बोल सकते हैं दैट हाँ प्रोबेबली अगर फ्यूचर में अगर इस टाइप के इंडस्ट्रीज बने तो वो कहाँ पे बनेगा? ऑफ कोर्स कश्मीर में बनेगा। कश्मीर में बनेगा तो अगेन कश्मीर, क्योंकि अगर डेवलपमेंटल प्रॉस्पेक्ट्स में भी देखिएगा, है ना, आर्टिकल 370 जब तक था तब तक उतना डेवलपमेंट था नहीं, राइट। उसके बाद से देखो क्या धांसू डेवलपमेंट हो रहा है अभी, ठीक है। यूएई वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो अगेन इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़ के रखिए, मदद आप ही को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कर लेगा, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों किसान ड्रोन्स को लेकर, राइट। अब किसान ड्रोन का पहले तो काम क्या है, देखो किसान ड्रोन से कहा जा रहा है दैट पेस्टिसाइड्स जो है ये सब छिड़काई जाएगी किसानों के फील्ड में, राइट। और बहुत समय ऐसा भी हो सकता है दैट इनका कैपेसिटी, ड्रोन्स का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होने वाला है, राइट। मतलब वहाँ से ऐसा भी हो सकता है बहुत समय जो किसान ड्रोन से जो है वो सब्जियों को एक रीजन से मार्केट तक भी पहुँचा सकती है, दैट इज़ अपने गाँव से, सॉरी गाँव से तो नहीं बोलूँगा, मतलब अपने फील्ड से उस रीजन के लोकल मार्केट तक भी पहुंचा सकती है या फिर घर तक भी पहुंचा सकती है। जिससे क्या होगा दैट किसानों का जो मेहनत होता था उन मेहनत बहुत ज़्यादा घट जाएगी। समझ लो बात? तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट। और हाँ देखो ध्यान से देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर में अगेन एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब है। अब किसान ड्रोन्स के सहारे अगेन सीड्स भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, फर्टिलाइजर भी मेक श्योर कर सकता है, पेस्टिसाइड्स छिड़का सकता है, कर ही सकते हैं ना यार। तो इसीलिए किसान ड्रोन्स के एप्लीकेशंस को थोड़ा ज़्यादा खंगाल लीजिएगा अच्छे से। यही नहीं, अगर आप बजट में भी देख लीजिएगा, इन स्कीम्स के वर्णन की गई है, स्वामित्व स्कीम। तो अब ये भी क्या है, ये भी ड्रोन्स का ही सहारा लिया जाएगा,
राइट। अगर आपको बोल देगा तो स्वामित्व स्कीम के थ्रू क्या मेन क्या एम है, तो देखो स्वामित्व स्कीम के थ्रू मेन एम यही है दैट ड्रोन के सहारा लेकर डिफरेंट जो खेतों में प्लॉट्स है ना, उस प्लॉट का नामांकन जो है वो सरकार के पास प्रॉपरली आ जाएगा। समझ लो, इससे क्या होगा दैट इन प्लॉट्स का जो खरीद बिक्री होगा वो फ्यूचर में फास्ट ट्रैक जिससे किया जा सके, ज़्यादा वो रैशनल और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो। क्योंकि अभी क्या हो जाता है ना, बहुत गोल मचोल है, समझ रहे हो आप। बट कभी भी अगर टेक्नोलॉजी का सहारा अगर हम लोग ले रहे हैं तो अगेन वो लैंड डिस्प्यूट जो क्रिएट होती हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास जेन्युइन चीज़ें डेटा रहेगा। समझ लो बात। तो वो है स्वामित्व स्कीम। अब स्वामित्व स्कीम को किसान ड्रोन से मत जोड़ दीजिए। देखो यूपीएससी भी यही गेम खेलती है, एक अगर कोई अरीना में बहुत सारे न्यूज़ आ जाता है ना, उसी को इधर उधर घुसा देती है दैट हाँ, एक जैसे स्वामित्व स्कीम का ऑब्जेक्टिव आपको किसान ड्रोन वाला बोल देगा, किसान ड्रोन का ऑब्जेक्टिव आपको ये वाला बोल देगा। समझ रहे हो दैट, बताओ किसान ड्रोन का मेन ऑब्जेक्टिव है दैट लैंड रिकॉर्ड्स को खंगालना, स्वामित्व स्कीम का मेन एम है यही है दैट यू नो आई मीन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को छिड़काना। तो अगेन आप कंफ्यूज कर जाओगे ना, आप सोचेगा यार चलो सही होगा, शायद आप दोनों ऑप्शन टिक करके आ जाओगे प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अगेन मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ आपको मेंस प्रीलिम्स ऑप्शन सब कुछ लेकर इंटीग्रेटेड वे मैनर में ही समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें यहाँ तक तो समझ गई होंगी, राइट। और हाँ, ऐसी चीज़ें अगर समझना है तो आपको ऑफकोर्स हमारे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये फुल क्लासेस होंगी जहाँ पर आपको इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल में दोनों में एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, जहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 पूरा A to Z विदाउट सेशन सब कुछ आपको अवेलेबल की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो अगेन स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक उसका दिया हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ जो मुझे आज आपको क्लास में समझानी है वह एक बहुत मेजर इशू है, पता है। और ये मेजर इशू आप लोगों में से शायद बहुत जने फेस कर रहे होंगे। इशू क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जैसे आप पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। देखो इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जो पढ़ रहे हैं प्रॉपरली उनको तो सब कुछ पता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब एक्चुअली में क्या है ना। इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को सब कुछ प्रॉपरली समझाना है, राइट। उसी चीज को नेक्स्ट साल अगर टेढ़ा करके आपको पूछ ले दैट डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड द अर्थ मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लैंडफॉर्म्स। देखो एक ही चीज को घुमा के पूछा गया है, खत्म बात, है ना। इवोल्यूशन ऑफ लैंडस्केप्स के लिए डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनोज का क्या रोल है, बस अगेन घुमा के पूछा गया है ना। तो मैं आपको अभी क्या करने वाला हूं, इसके रिलेटेड एक फ्लो चार्ट दे दूंगा, ठीक है। एक फ्लो चार्ट अगर आपने अपने कॉपी में लिख लिया ना, आपको और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, नो डाउट आपको क्लासेस के थ्रू उनके कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली डिवाइड करना ही पड़ेगा, राइट। बट मैं ये बोल रहा हूं दैट इस टाइप के एक ही क्वेश्चन को अगर घुमा घुमा के 10 बार पूछ रहा है तो एटलीस्ट आपके पास कंटेंट है ना, आप आराम से लिख कर आओगे, राइट ना। ये क्या है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती क्या है, देखो ऐसे पढ़ो ना आज से दैट हाँ आपको दूसरा बार कॉपी खोलने का जरूरत ना पड़े जिससे, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखो ये एक काइंड ऑफ प्रोसेस ही है, ठीक है। अगेन वो प्रोसेस ऐसा है जहां पर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस होता है जिसके कारण अर्थ सरफेसेस में जो है वेरियस हमें फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, जिससे अर्थ सरफेसेस में जो भी फॉर्मेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो ऑल्टर भी हो जाती है, राइट। और वहां पे क्या क्या फोर्सेस क्या क्या प्रोसेस एक्ट कर रही है, वो या तो सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल प्रोसेस, सम सॉर्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस। और ये किस किस के बीच में, ऑफ कोर्स अर्थ सरफेस, दैट इज ऑफ कोर्स कहीं पर भी अर्थ सरफेस है, सोचो कहीं पर प्लेटो है, राइट, कहीं पर सोचो पहाड़ है ना, तो ऑफ कोर्स ये तो अर्थ सरफेस ही ना हुआ यार, ये भी तो अर्थ सरफेस ही ना हुआ, है ना। अब यहां पे क्या हो रही है, कुछ नेचुरल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, है ना। वो कैसे एक्ट कर रही हैं, बाहर से भी एक्ट कर सकती हैं, भीतर से भी एक्ट कर सकती हैं। भीतर से अगर एक्ट कर रही हैं तो उसको हम लोग इंडोजेनेटिक फोर्सेस बोलेंगे, बाहर से अगर एक्ट कर रही हैं तो उसको हम लोग एक्सोजेनेटिक प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इन प्रोसेसेस के कारण, जिसके कारण फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शंस होती है, उसके वो फर्दर डिटरमाइंड होती है बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। दैट इज वहां की नेचुरल एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसी है, क्या वो प्लेन एरिया है, क्या वो पहाड़ वाला एरिया है। आप देखिएगा प्लेन एरिया में शायद आप यूजुअली पहाड़ों में जाइएगा ना, आपको देखिएगा वहां पे हवा भी बहेगी, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है भाई,
और प्लेन एरियाज में आपको ज़्यादा उतना हवा सब समय नहीं देखने को मिलेगा इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है, तो ये तो नॉर्मल चलो लॉजिक है, अगर आप किसी ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा दैट हाँ भाई सरफेस के बीच में सरफेस आई मीन प्लेन एरियाज में जो है काफ़ी ज़्यादा हवा को फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है ना। और वही अगर टॉप एल्टीट्यूड में चले जाइएगा तो वो फ्रिक्शन घट जाती है, ठीक है। तो अगेन वो सब तो खैर नॉर्मल है, बट हाँ ये एक प्रोसेस तो है ना, ये अल्टीमेटली जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ये डिटरमाइन कैसे हो रही है, वहाँ की नेचुरल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, दैट इज वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की वेजिटेशंस कैसी है, वहाँ का ओवरऑल बेस लेवल कैसा है। बेस लेवल मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ पता है, क्योंकि जो ये जो ऑल्ट्रेशंस होता है ना ये फ्लूवियल प्रोसेस के कारण भी तो होता है ना। और पानी जब भी आपका इरोजन करती है तो वो बेस लेवल तक इरोजन करती है क्या, नहीं, इसलिए मैंने बेस लेवल को यहाँ पर कंसीडर किया। वेजिटेशन को बताइए क्यों कंसीडर किया, दिमाग आपका होना चाहिए, चल जाना चाहिए, दैट इसलिए कंसीडर किया क्योंकि देखो अगर सोचो इस रीजन में ऑल्ट्रेशन आ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड हो रहा है, राइट, तो लैंडस्लाइड क्यों हुआ, तो शायद यहाँ पे वेजिटेशन शायद किसी ने काट दिया होगा या फिर हटा दिया होगा, समझ रहे हो बात। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और ये प्रोसेस जो है इट रिजल्ट्स इन अर्थ मूवमेंट। ना अर्थ मूवमेंट जब भी ये मैंने क्लासेस में भी आपको करवाया हुआ है, अगेन अगर नहीं किया है तो दोस्तों एडमिशन्स ओपन है क्लासेस का, आप लोग जाकर एडमिशन भी ले सकते हैं, सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा आपको स्मार्ट रैंकर्स ऐप, राइट। तो उसमें हम लोगों ने क्या बताया हुआ है, देखो ये कोई भी अगर जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है उसके कारण अल्टीमेटली अर्थ मूवमेंट होता है। नाउ अगेन ये टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, अर्थ मूवमेंट, क्योंकि आपको बीच बीच में ये बुक भी पढ़िएगा ना तो बीच बीच में आपको ये परेशान करेगा, अर्थ मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्या है, देखो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये प्रोसेस के कारण अर्थ मूवमेंट हो रही है, अर्थ मूवमेंट हो रही है, राइट। बट एक प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ अर्थ। देखो मूवमेंट ऑफ अर्थ वो होता है ना जब हम अर्थ को एज एन एंटिटी मान रहे हैं। देखो मूवमेंट ऑफ क्या, अर्थ, मूवमेंट ऑफ क्या, अर्थ, ठीक है। यहां पर भी देखो, यहां पर जो ये अर्थ जो हो रही है ये एज एन एंटिटी मान रहा है, तो मूवमेंट ऑफ क्या, अर्थ, अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ, है ना। एग्जांपल इज रोटेशन या फिर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। वहीं पर जब हम अर्थ मूवमेंट कहेंगे वो अलग हो जाता है, लेकिन अर्थ मूवमेंट में जो है ना हम लोग अर्थ विद इन द अर्थ इटसेल्फ, दैट इज नो डाउट। देखो जैसे अगर सोचो यही है, आप यही ले लो ना, पहाड़ है, ये प्लेट्यू है, ठीक है, तो ये भी अर्थ मटेरियल ही ना हुआ जी, पहाड़ वाला, ये भी जो मिट्टी है, रॉक है, जो भी अर्थ मटेरियल हुआ ना, तो यहाँ पे अर्थ मूवमेंट जब भी बोलेगा ना तो इस रॉक का मूवमेंट, जैसे लैंडस्लाइड, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट, तो वो क्या हो रहा है, अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नॉट मूवमेंट ऑफ अर्थ पर से। देखो अगेन ये अगर जीएस में अगर इस टाइप के डिस्टिंक्शंस अगर आप यूज करोगे ना तब तो कोई देखेगा भी नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, है ना। आप कुछ भी आंसर लिख के आ जाइए, अर्थ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ अर्थ, कोई बट कभी अगर ऑप्शनल में अगर कर रहे हो ना तो ये सब चीज़ें ना, थोड़ी मोड़ी चीज़ें ही बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। एनीवेज अगर हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या क्या आती है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। मैंने बोला ना ये जो प्रोसेसेस के कारण हम लोगों ने क्या देखा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, ये वैसी प्रोसेस होती है जहाँ पर केमिकल या फिर फिजिकल इंटरेक्शंस होता है, राइट। और वो इंट्रैक्शंस भी किस लिए कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ के जियोलॉजी के कारण, वहाँ की क्लाइमेट के कारण, वहाँ के बेस लेवल के कारण, यही सब ना जी, है ना। बट ये जब भी इंट्रैक्शंस होता है तब हमें क्या देखने को मिलता है, जियो मटेरियल्स में कुछ कुछ चेंजेस मिलता है, अर्थ के सरफेस में कुछ कुछ चेंजेस मिलता है। और वो चेंजेस किस लिए होती हैं, इन प्रोसेसेस के कारण। इन प्रोसेसेस में क्या है, इंडोजेनेटिक प्रोसेस है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है। इंडोजेनेटिक प्रोसेस जो है, जो भी होता है वो अर्थ के इंटीरियर, मतलब इसका जो एनर्जी है वो अर्थ के इंटीरियर के थ्रू आता है, जैसे रेडियो एक्टिविटी है ना, मोल्टन मैग्मा का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिफरेंट सेल्स जो चलती है मैंटल में, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ इट, राइट। वहीं पर जब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोल रहा हूँ मतलब अर्थ के सरफेस के बाहर वाली फोर्सेस, जिससे सोचो पहाड़ का इरोजन हो रहा है, राइट, हवा के कारण या फिर फ्लूवियल इरोजन का, तो वो क्या है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। इसलिए एजेंट जो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, या तो विंड होंगी एलियन इरोजन्स में, या तो ग्लेशियर्स होंगी ग्लेशियर इरोजन में, और या तो रिवर फ्लूवियल इरोजन्स में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब इंडोजेनेटिक फोर्सेस की अगर बात करें दोस्तों, इट क्रिएट्स लैंड, इसलिए हम इसको क्रिएटिव फोर्स बोलते हैं, है ना। आप देख लीजिए ना, मैंने क्या बोला, इंडोजेनेटिक फोर्स मतलब वो फोर्स जो क्या अर्थ के इंटीरियर से आ रही है, ठीक है। आप सोचिए, आप मिड ओशनिक रिज ले लीजिए, ठीक है। मिड ओशनिक रिज में क्या होता है,
आपका नीचे में जो सेल्स है वो चलती है, इसके कारण जो है अल्टीमेटली अर्थ का फॉर्मेशन होता है। तो वो क्रिएटिव भी ना हो रहा है, क्रिएटिव फोर्सेस हो रही है ना। और जैसे आप सोचिए भीतर से क्या आप सोचिए वोल्केनिक इरप्शन ही हो रहा है, राइट। तो सोचो पहले ये सूट सपाटा लैंड था, है ना, अचानक से वोल्केनिक इरप्शन होके अचानक से पहाड़ बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्रिएट हुआ ना जी, कुछ पहाड़ का क्रिएशन ही ना हुआ, इसलिए हम इसको क्रिएटिव फोर्स बोलते हैं। और ये हॉरिजेंटल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, ठीक है। जैसे माउंटेन बिल्डिंग, अर्थक्वेक, ये सब किस लिए होती है, इन क्रिएटिव फोर्सेस के कारण नहीं। वही अगर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बोलेंगे तो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती है। जैसे मैंने बोला ना, जैसे सोचो पहाड़ है, यहाँ पर अगर विंड बह रही है तो इसको इरोजन कर देगी, तो डिस्ट्रक्शन कर रही है ना। पहले से ऑलरेडी पहाड़ बना हुआ था उसको गिरा रही है ना। तो इसीलिए बोलते हैं इसको एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, जिसमें वेदरिंग, इरोजन, ये सब कुछ आते हैं। एंड द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है, इट फर्दर रिजल्ट्स इन वेयरिंग डाउन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ, या ये वेयरिंग डाउन या फिर डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ या फिर एलिवेशंस, है ना। अब सोचो आपको ये अगर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इसको वेयर डाउन कर रही है, टीयर डाउन कर रही है, तो ये जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स होगा ये कहीं पर तो डिपॉजिट होगा ना जी। सोचो यहाँ पे जहाँ पर भी डिपॉजिट हुआ ना, उस प्रोसेस को हम लोग एग्रेडेशन भी कहेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये डिग्रेडेशन ही नहीं, बट साथ ही साथ एग्रेडेशंस भी कर रही है। कहाँ पर, वैसे रीजन्स जो क्या डिप्रेशन रीजन में, वैसे रीजन विच इज इन बेसन एरिया, है ना। समझ रहे हो बात। तो इसी ओवरऑल फिनोमिना को, दैट इज कहीं पर डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, और कहीं पर ये एग्रेडेशन हो रही है, राइट। सो अल्टीमेटली क्या ग्रेडेशन हो रही है, मतलब देखो यहाँ पे डिग्रेड करके इसको सूट सपाटा लैंड बनाना है, ठीक है। मतलब पहाड़ से जो है इसको लैंड बनाना है, धीरे से ऐसे डिग्रेड कर करके लैंड बनाना है। और सोचो कहीं पर डिप्रेशन था, ठीक है, और सोचो वही ना, यहाँ का पहाड़ का जो मटेरियल है उस डिप्रेशन को भर देना है, तो अल्टीमेटली ग्रेडेशन ही ना हो रहा है जी। मतलब अर्थ के सक्सेसिव चेंजेस हो रही हैं अर्थ के सरफेसेस के ऊपर थ्रू इरोजन, एंड दैट प्रोसेस ओवरऑल इज कॉल्ड ग्रेडेशन प्रोसेस, राइट। अब देखो इंडोजेनेटिक में हम लोग बात करेंगे। इंडोजेनेटिक के अंडर अगर देखिएगा तो उसमें स्लो मूवमेंट होती है जिसको हम लोग डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं। एक होती है सडन मूवमेंट, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, वो क्या है, सडन मूवमेंट, जल्दी हो जाती है। और दूसरा है स्लो मूवमेंट जिसको हम लोग डायस्ट्रोफिज्म भी कहते हैं। जैसे स्लो मूवमेंट की अगर बात करें तो इसका इंपैक्ट भी स्लो दिखने को मिलेगा, एकदम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमें लग जाते हैं, राइट। अब स्लो मूवमेंट दैट इज डायस्ट्रोफिज्म की भी अगर बात करें ना, दैट इज ऑल्सो अ टू टाइप्स। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल, ठीक है। वर्टिकल को हम लोग एप्रोजेनेटिक डायस्ट्रोफिज्म भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल को हम लोग ओरोजेनेटिक भी बोलते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग एंड माउंटेन बिल्डिंग आर द सक्सेसिव एग्जांपल्स ऑफ इट, राइट। वैसे ही हॉरिजेंटल आपका जाकर डायस्ट्रोफिज्म आई मीन ओरोजेनिक मूवमेंट भी होता है, विच इज़ अगेन हॉरिजेंटल मूवमेंट। और हॉरिजेंटल मूवमेंट जब भी बात करें, जैसे सोचो दोनों लैंड दूर भाग रही है, राइट, तो फॉल्ट रप्चर क्रिएट हुआ ना जी टेंशन फोर्स के कारण। यही अगर कंप्रेशन फोर्स हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लैटरल मूवमेंट कर रही है ना जी, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो क्रस्टल बेंडिंग होगा, क्रस्टल बेंडिंग होने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्यों, क्योंकि दोनों कंप्रेस हो रही है, यहाँ पे टीयर डाउन हो रही थी इसलिए रप्चर या फिर फॉल्ट का क्रिएशन हो रहा था, समझ रहे हो बात। तो दैट इज हॉरिजेंटल, राइट। बट वहीं पर अगर वर्टिकल की अगर बात करें तो उसके कारण क्या क्या होता है, या तो क्योंकि वर्टिकल जो है ना ऐसे फोर्स लगता है अर्थ से, ठीक है, ये देख रहे हो, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, दैट या तो अपलिफ्ट होगा कोई भी लैंड मास, या फिर सबसाइड करेगा, दैट इज या फिर लैंड मास का अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, या तो कॉन्टिनेंटल लैंड मास का हमें डाउनवर्ड मूवमेंट को देखने को मिलेगा, ठीक है। और दीज आर एक्टिंग टेंशनल फोर्सेज विच क्रिएट्स फॉल्ट हेयर, ठीक है, जिसके कारण इस रीजन में फॉल्ट क्रिएट होता है। जब से बहुत समय अपने हॉर्स ग्रेवन देखा है फॉर्मेशंस होता हुआ, दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट। और वही चीज़ है, इसमें तो शायद कोई मतलब अलग चीज़ नहीं है। तो ये तो हो गया स्लो मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। स्लो मूवमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल, एप्रोजेनेटिक, ओरोजेनेटिक, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग सडन मूवमेंट की बात करें, दैट अचानक से जो हो जाता है वो क्या होता है, आप खुद सोचिए ना, आप खड़ा है अचानक से आपका नीचे धरती हिल गया, वो क्या हुआ, अर्थक्वेक, राइट। बट दैट इज ऑल्सो मूवमेंट, राइट, दैट इज ऑल्सो एन इंडोजेनेटिक मूवमेंट पर से। वहीं पर वोल्केनिज्म,
अचानक से हो जाता है। सो ये भी क्या है, इंडोजेनेटिक। तो ऐसे हुआ इंडोजेनेटिक, आप में हम लोगों ने पढ़ लिया। वैसे ही एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की अगर बात करें तो दे आर डेराइव्ड फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जैसे विंड, जैसे ग्लेशियर्स, जैसे रिवर्स, राइट। और इसमें भी फर्दर मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा दोस्तों, अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। दैट इज एब्सोल्युटली योर वर्क टू गो थ्रू इट बेसिकली, राइट। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में भी अगेन बाहर में जो जैसे मैंने बोला ना, इसको वियर टियर डाउन कर देती है जो, तो कैसे होगा, या तो वेदरिंग प्रोसेस से होता होगा या तो इरोजन। अब वेदरिंग में भी 3 टाइप ऑफ वेदरिंग, एक होता है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग किसके कारण होता है बताइए, टेम्परेचर प्रेशर के कारण। केमिकल वेदरिंग किसके कारण होता है बताइए, वाटर के कारण, है ना। और बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जांपल ही अगर मैं बता दूं, जैसे अपना कोई बहुत घर देखे होंगे पुराने जमाने वाला घर, है ना, और उसके साथ साथ देख लीजिएगा पेड़ पौधे भी उग जाते हैं, है ना। पुराने जमाने क्या, मैं अपना ही घर का बात कर रहा हूँ। मैं उस दिन छत में गया तो मैंने देखा दैट अरे यार वहाँ पे रेलिंग में वो पाइप लगी हुई है ना, तो उस पाइप के साथ साथ एक मतलब एक कोई एक पौधा उठ रहा है, राइट। और वो कहाँ पर, दीवार के भीतर से, और उस दीवार को धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा क्रैक कर रहा है ना। तो मैंने किया क्या, पटाख से लिया उसको सीधा, मतलब तोड़ दिया उस पेड़ को, है ना, जिससे वो अल्टीमेटली फ्यूचर में और दीवार को और ज़्यादा हैम्पर ना पहुंचाए, राइट। नहीं तो मुझे पता है दैट वो तो दीवार को खा जाएगा, धीरे धीरे तोड़ देगा, सिंपल सा मतलब। और वो प्रोसेस जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग इन सितु होता है, सबसे में ध्यान रखिए, वेदरिंग इज इन सितु, इरोजन इज एक्स सितु, ठीक है ना। और इरोजन अगेन आइस के कारण होता है, सी, रिवर, विंड, अंडरग्राउंड वाटर। अब बताइए तो इसका एग्जांपल लीजिए तो, कास्ट टोपोग्राफी फॉर्मेशन, कास्ट टोपोग्राफी फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, इसके कारण ही तो होता है भाई मेरे, ठीक है। तो ये थोड़े मोड़े क्लासिफिकेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। चलो एक काम करो ना, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाया, मैंने बोला था ना एक आपको फ्लो चार्ट दूंगा, आप खुद बना सकते हो। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बोले जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। हम लोग चलिए एक साथ डिस्कस करते हैं। बताइए हम लोगों ने क्या पढ़ा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का अंडर, जो 2 क्लासिफिकेशन पढ़े। एक में हम लोगों ने इंडोजेनिक सॉरी नॉट जेनेटिक, माफ करना, जेनिक फोर्सेस या फिर प्रोसेसेस, ठीक है। एक है एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इंडोजेनेटिक में हम लोगों, इंडोजेनिक में क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक ध्यान दीजिएगा, स्लो, और एक में हम लोगों ने क्या देखा, सडन। सडन, अच्छा, सडन के कारण क्या कैटास्ट्रोफ हो सकता है, ऑफ कोर्स कैटास्ट्रोफ ये होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और स्लो के कारण नहीं, कैटास्ट्रोफिक नहीं होगा, बट हाँ दैट इज द प्रोसेस ओवरऑल इज डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। अब डायस्ट्रोफिज्म में भी अगर देख लीजिएगा, इसमें भी हम लोगों ने 2 चीज देखा, दैट इज एक इज जेनेटिक, माफ करना, जेनेटिक यहां पे होगा, है ना, ओरोजेनेटिक, राइट। और सडन में तो आप अगेन अर्थक्वेक वोल्केनो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ लो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। वैसे ही ओरोजेनिक में भी अगर देखोगे फर्दर, आप टेंशनल कंप्रेशन ले लो। एपिरोजेनेटिक में भी अगर ले लोगे अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, या दैट इज इमर्जेंस या फिर सबमर्जेंस ले लेना यार, है ना, वो खुद कर लेना, है ना। और एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने क्या देखा, 2 देखा था, दैट इज एक देखा था वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, उसके बाद फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग देख लेना, है ना। और एक देखा था इरोजन। इरोजन भी किसके कारण होता है, बहुत एजेंट्स है, उसके कारण हम लोगों ने इरोजन देखा था, ठीक है, जिसमें आइस, वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, ये सब कुछ हम लोगों ने ओवरऑल कंसिडर किया था, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपने ये टेबल ही अपने पास बना के रख लिया ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। हम लोगों ने देखो अभी तक क्या डिस्कस किया, यही वाला क्वेश्चन। आप देखिए पास्ट ईयर का क्वेश्चन फिर से ले आओ ना, हाँ यही वाला है ना क्वेश्चन जी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर क्या आता है बताइए, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा यार, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप खुद सोचो, 10 नंबर में आपको क्या मटेरियल नहीं है, आपको सिर्फ अगर वो याद भी रह जाए ना, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ, आप सिर्फ ये टेबल याद होना चाहिए। याद भी क्या यार,
याद भी क्या भाई मेरे, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अचानक से आपको दिमाग में पटाखट आना चाहिए दैट हाँ इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक में डायस्ट्रोफिज्म और सर्टेन फोर्सेज में कैटास्ट्रोफिज्म जिसमें अर्थक्वेक वोल्केनिक होता है। डायस्ट्रोफिज्म में एपिरोजेनेटिक ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक में अपवर्ड दैट इज सबमर्जेंस या फिर इमरजेंस। ओरोजेनिक में आपका जगह टेंशनल या फिर कंप्रेशनल, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज़ होता है। तो ऐसे करके जिसमें अगेन अगर उसको भी अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे, टेंशनल कंप्रेशनल को, टेंशनल में क्रैकिंग फॉल्टिंग लिख देना, कंप्रेशनल में क्रशल बेंडिंग लिख देना, वार्पिंग लिख देना, वार्पिंग फोल्डिंग पता है ना उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इन चीज़ों को अगर नहीं भी पता है, अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ यार, क्लासेस आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको डिटेल्स में सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा, सिर्फ आपको स्मार्ट ट्रैकर्स ऐप डाउनलोड करना है, राइट। सो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर नाउ। आई गेस चीज़ें को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अभी मेरा गला भी धीरे धीरे ओवरऑल धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो आशा करता हूँ दिन अभी से कंटिन्यूएशन की क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।